इन दिनों डिजिटल अरेस्ट के एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं और ज्यादातर मामलों में डॉक्टर, रिटायर्ड बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। ठगी के इस नए हथकंडे ने ऐसे लोगों की मेहनत की कमाई एक झटके में उड़ा दी है। दिल्ली से लेकर नोएडा और नोएडा से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर मेरठ तक हर तरफ डिजिटल अरेस्ट का लोग शिकार हो रहे हैं। और आज बात नोएडा की करें तो नोएडा में डिजिटल अरेस्ट कर महिला से 30 लाख की ठगी की गई। आपको बता दें 12 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखकर ट्राई कर्मचारी बनकर फोन कर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का झांसा देकर ठगी की गई है। और बात दिल्ली की जाए तो यहां पर साइबर विशेषज्ञ को ही डिजिटल अरेस्ट कर 55 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। मतलब जो खुद साइबर एक्सपर्ट है वो भी ठगी का शिकार हो गए। तो देखिए लगातार डिजिटल अरेस्ट के ये जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं, हमारे साथ लोकेश राय गाजियाबाद से सहयोगी हमारे जुड़ गए हैं और साइबर एक्सपर्ट अंकित राज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एक बार स्वाति का रुख कर लेते हैं। स्वाति बताइए पूरा मामला क्या है और किस तरह से ठगी का शिकार जो लोग आजकल हो रहे हैं, ताजा मामला क्या है? देखिए एनबीसीसी के डायरेक्टर हैं शांतनु, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट करके 55 लाख रुपए की ठगी की गई है। और ये इस पूरे मामले का खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है और डिजिटल अरेस्ट करके जो पैसे ठगे जाते थे उसको फर्जी कंपनी बनाकर विदेश भेजा जाता था। क्योंकि जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले को लेकर उनके पास से फर्जी सिम कार्ड बरामद हुए हैं और इसके साथ ही फर्जी पासपोर्ट्स बरामद हुए हैं। और जब एनबीसीसी के डायरेक्टर से पुलिस ने बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि उनके पास एक कॉल आई थी और कॉल करके कहा गया कि एक पार्सल मिला है मुंबई एयरपोर्ट का अधिकारी, कस्टम अधिकारी बताया गया आरोपियों द्वारा, और कहा गया कि एक पार्सल जब्त किया गया है जिसमें कई तरह की चीजें बरामद हुई है और उस पार्सल में एनबीसीसी के डायरेक्टर का नाम लिखा गया है। ये फोन करके उन्हें बताया गया और उसके बाद डिजिटल अरेस्ट के जरिए जो है वो 55 लाख की ठगी की गई। और ये भी कहा गया आरोपियों द्वारा कि सीबीआई भी इस मामले की तफ्तीश कर रही है और जल्दी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे करके पूरी तरह से उनको फंसाया गया और डिजिटल अरेस्ट करके 55 लाख की ठगी की गई। हालांकि पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और जो पैसे बरामद हुए हैं वो भी पीड़ित को दे दिए गए हैं। लेकिन समझना होगा कि किस तरह से जो है तेजी के साथ डिजिटल अरेस्ट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और एनबीसीसी के डायरेक्टर खुद इसके शिकार हो गए। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। बिल्कुल, नोएडा से हमारे सहयोगी लोकेश राय भी जुड़े हुए हैं। लोकेश, नोएडा में भी एक इसी तरह का मामला सामने आया जहां पर एक महिला से इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। क्या है ये मामला और क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर हुई है अभी तक? बिल्कुल दिल्ली की तशकीद पर रही है कि 12 दिनों तक एक महिला को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और उसके बाद उससे करीब 30 लाख रुपए ठगे गए हैं। इस महिला को भी पहले कॉल आया कि ट्राई के नाम से कि आपका जो मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड से कई और सिम खरीदी गई हैं और उन सिम का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में किया जा रहा है। और उसके बाद उसको एक वीडियो कॉल के जरिए एक पुलिस वाले से कनेक्ट किया गया जो कि लखनऊ के चंदनपुर थाने का बताया गया। हालांकि वो पूरी तरीके से फ्रॉड था और उसके बाद उस महिला पर अलग से एक मेंटल प्रेशर क्रिएट किया गया। करीब 12 दिनों तक ये महिला इस बात को अपने परिवार के किसी सदस्य से साझा नहीं किया उसने और अंत में उसे 30 लाख रुपए जो है वो आरटीजीएस उसके अपने खाते में स्कैम जो फ्रॉड करने वाले थे उन्होंने करा लिया। आप अगर मोटे से प्रंडाई देखेंगे तो लगातार जो इस तरीके के जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। या तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला दिखाएंगे या फिर कोई कस्टम का मामला दिखाएंगे, कस्टम के अधिकारी बन के दिखाएंगे और कभी भी इस मामले में एक एजेंसी इन्वॉल्व नहीं होती। वो लगातार 2-2 एजेंसियों के नाम लेंगे, कभी जो है ईडी का नाम लेंगे, कभी सीबीआई का नाम लेंगे, कभी कस्टम्स का नाम लेंगे। तो इस तरीके के लोगों को इस्तेमाल करते हैं और जो इनका दरअसल पूरा कारोबार जो है वो बेसिकली डर के ऊपर जीता है। वो फोन पर लोगों को इतना ज्यादा डरा देते हैं कि वो उनके हिसाब से चलना शुरू कर देता है और तब जाकर उनके साथ फ्रॉड होता है। पर नोएडा के मामले में भी यही हुआ कि प्रियंका बंसल नाम की जो महिला है उसे 12 दिनों तक आप सोचिए कि फोन के जरिए कनेक्टिविटी में रखे रहे, उसे उसके जांच के नाम पर उससे पेपर्स लेते रहे
और अंत में उन्होंने ये कहा कि मामले को अगर रफा दफा कराना है तो आपको इस तरीके से अमाउंट्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये हैरानी है कि परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी का भी डर दिखाया गया, तब जाकर के महिला ने ये रकम ट्रांसफर की। लेकिन रकम ट्रांसफर होने के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि शायद उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, तब उसने इसकी शिकायत नोएडा के साइबर थाने में की है। और आपको याद होगा कि अभी लखनऊ में ही एक डॉक्टर के साथ करीब 2.5 करोड़ रुपए की, बिल्कुल, महिला डॉक्टर के साथ 2.5 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। कुछ इसी तरीके से डिजिटल अरेस्ट करके उसमें भी आरोपी बाद में पकड़े गए। तो इसके हैंडलर्स जो है वो इंडिया में ही अंकित बैठे राज हैं। जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोकेश, आखिर हैं। उनसे भी जानते हैं। अंकित राज जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्या किस चीज का फायदा ये डिजिटल अरेस्ट करने वाले जो साइबर ठग हैं वो उठाते हैं? और खासकर हमने देखा है कि अधिकारियों को, महिलाओं को डर दिखाकर, आखिर जब कुछ भी गलत नहीं किया है तो डरना किस बात का है? कहीं ना कहीं इसका भी फायदा उठा रहे हैं क्या ये साइबर ठग? जी, कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा रहे हैं। और जैसा कि अभी लोकेश जी ने बताया कि जो लोगों के मन में एक डर है, जैसे कि एक अधिकारी के साथ खुद ही हुआ है जिसमें कि बताया गया कि आपके नाम से सिम यूज किया जा रहा है और उसमें गलत तरीके से कुछ इलीगल एक्टिविटी है, तो वहां पे इंसान को खुद नहीं पता होता है कि हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। जबकि गवर्नमेंट ने उसके बहुत सारे पोर्टल दिए हुए हैं जहाँ पे कि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम यूज हो रहे हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि वो साइबर एक्सपर्ट हो या कोई भी एजुकेटेड लोग हैं, वो खुद भी नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि आज के जो डिजिटल वर्ल्ड है, जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, जहाँ पे कि हर एक चीज हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है, चाहे वो हमारा फोन हो या हमारा टीवी हो, हर एक चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो हम लोग कभी इस चीज को जानने की ही नहीं कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये डर जो है, या एक कह सकते हैं कि आप जो गैप है एजुकेशन के बीच में कि इंटरनेट को कैसे यूज करें या क्या क्या इस चीजों का इलीगल यूज हो सकता है, इसकी एक अवेयरनेस की कमी का पूरा फायदा हमारे ये स्कैमर्स उठा रहे हैं और लगातार इस तरीके के मामलों को बढ़ाते जा रहे हैं। और सबसे हैरानी की तो बात ये है कि खुद एक जो साइबर एक्सपर्ट है वो खुद एक नॉलेजेबल पर्सन होंगे, नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर उनके साथ इस तरीके की घटना होती है तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही जो एक बड़ा गैप है लोगों में कि इस डिजिटल डिजिटल युग में वो खुद को नहीं तैयार कर पा रहे हैं, खुद को वो अपने आप को नहीं समझ पा रहे कि उन्हें करना क्या है, जो कि खुद एक साइबर एक्सपर्ट है। और इस तरीके का मैं मामला लगातार पुलिस प्रशासन में भी मैं देख रहा हूँ कि जो साइबर सेल में लोग बैठे हुए हैं या इस तरीके के साइबर थाने में लोग बैठे हुए हैं, वो भी जानने की नहीं कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं अगर पुलिस प्रशासन भी अगर इस पे एक्टिव हो जाए और लोगों को अवेयर करने की कोशिश करे तो इस तरीके से मामले कम हो सकते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन देखिए स्वाति, अगर बात की जाए कि पुलिस इस पूरे मामले पर आखिर क्या कर रही है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन क्या कोई कैंपेन चलाया जा रहा है किस तरह से लोग जागरूक हो सके और साइबर ठगी के जो मामले सामने आ रहे हैं इन पर कहीं ना कहीं कुछ लगाम लगाई जा सके? देखिए, इसमें बिल्कुल ज़रूरी है शांतनु कि जागरूक लोगों को किया जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद भी अगर लोग अलर्ट नहीं हैं तो कहीं ना कहीं इसमें समझना होगा कि पुलिस की तरफ से ज़रूर गैंग का पर्दाफाश किया जा रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन ठगी होने के बाद उससे पहले किसी भी तरह की कोई भी जागरूकता अभियान अगर कहे हम, जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है उसको लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी पहल नहीं की गई है। लेकिन ये जरूर है कि घटनाएं बढ़ती जा रही है और लोगों को जागरूक होना होगा, क्योंकि किसी भी तरह की कॉल्स आपने देखा होगा कि आजकल बहुत तरह के ऐसे फर्जी कॉल आते हैं जिसमें कई तरह की बातें कही जाती है और पैसे ट्रांसफर करने की बात कही जाती है, लेकिन लोग अभी भी अलर्ट नहीं हुए हैं। अब वक्त है कि अलर्ट हो जाए, क्योंकि कब किसके साथ ठगी हो ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपने देखा कि एनबीसीसी के डायरेक्टर है उनके साथ ठगी का पूरा मामला सामने आया।
55 लाख की ठगी की गई है। और ये जो पूरे पैसे ठगी किया जाता था, आरोपियों द्वारा ठगा जाता था, उसके बाद फर्जी कंपनियां बनाई गई थी और पूरा दस्तावेज उसका रखा गया था, आरोपियों ने रखा था। उसी के जरिए जो है वो साइबर पूरी तरह से पूरे मामले को अंजाम दिया जाता था और विदेश पूरे पैसे को भेजा जाता था। अब गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अब जरूरी है कि लोग जागरूक हो, अलर्ट हो इसको लेकर कि अगर किसी भी तरह का कोई कॉल आता है तो उसको पहले समझे और उसके बाद ही पैसों की जब बात होती है तो ट्रांसफर करने की बात हो तो अलर्ट होकर ही सब चीजों को समझने के बाद ही पैसों को ट्रांसफर करें। ऐसे करने से जो है वो धीरे धीरे ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और अब जागरूक होने का वक्त है। बिल्कुल, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनके साथ इस तरह की घटना नहीं हो सकती है तो ये इसका उदाहरण है। दिल्ली में जो हुआ है स्वाति, वो कहीं ना कहीं ये उदाहरण है। अंकित जी देखिए, साइबर एक्सपर्ट थे वो जिनके साथ ये ठगी का जो मामला सामने आया है, उनको किस तरह से डिजिटल अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनके साथ जो है वो ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। तो एक्सपर्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं गच्चा खा रहे हैं। इस तरह की स्ट्रेटजी ये जो साइबर ठग है ये अपना रहे हैं ताकि लोगों को जो है वो किस तरह से झांसे में लिया जाए और उसके बाद उनसे ठगी की जाए। अंकित जी, होता क्या है, चाहे वो हमारे साइबर एक्सपर्ट हो या पुलिस प्रशासन के लोग हो जो कि साइबर में अभी वर्क कर रहे हैं, वो लोग पुराने जो केसेस होते हैं, जैसे पुराने मामले जो होते थे, चाहे वो वीडियो कॉल स्कैम हो या कॉल करके दूसरे तरीके के ठगी होते थे, एक बार उन चीजों को जान जाते हैं, बस वो उसी पे लगातार वर्क करते रहते हैं। जो नए तरीके, और स्कैमर कभी भी एक तरीके से स्कैम पे रुकते नहीं है, वो लगातार नए नए स्ट्रैटेजी बनाते जाते हैं। लोगों के डर का, लोगों के लालच का फायदा उठा के वो लोग हमेशा नए नए ठगी करते रहते हैं। यही एक बात है कि जिसका फायदा लगातार स्कैमर्स को मिल भी रहा है। मैं भी बहुत जगह जाता हूँ जहाँ पे कि पुलिस प्रशासन के लोगों से अगर बात करना हुआ, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो या फिर जो एक गवर्नमेंट ऑफिस में बैठे हो, तो लोगों के मन में एक ये बना हुआ है कि अगर कुछ होगा तो फिर पुलिस देख लेगी। देखिए, एक बहुत ही हाईलाइटेड मामला था जिसमें कि सर का पैसा वापस आ गया है, बट हर तरीके के मामले में पैसे वापस नहीं आते हैं। आप ये समझिए कि 95% मामले ऐसे होते हैं जिसमें कि पैसे रिटर्न नहीं होते। अगर एक बार वो पैसा विड्रॉल हो जाता है तो कोई भी उसको फिर रिकवर नहीं करा पाता है। और कहीं ना कहीं एक अधिकारी का मामला था, तो इसमें दिल्ली स्पेशल सेल बहुत तुरंत एक्टिव हुई है। बाकी सारे मामलों में तो पुलिस की भी तरफ से लापरवाही दिखाई जाती है और इन चीजों का फायदा लगातार हमारे स्कैमर्स को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं एक तरीके की जो बात आपने कही कि अवेयरनेस की कमी, अवेयरनेस चाहे हमारे यूपी हो या कोई दूसरे जगह की प्रशासन, वो इस पे या कोई दूसरा भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्हें खुद भी चाहिए कि अपने आसपास के अगर कोई एनजीओ है या साइबर सेल है तो उनसे वो कह के अपने लोगों के लिए, क्योंकि अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि पीजीआई के डॉक्टर के साथ, तो गवर्नमेंट ऑफिस या जो एम्प्लॉय है इन्हें भी चाहिए कि अपने ऑफिस और लोगों के बीच में अवेयरनेस का कुछ न कुछ प्रोग्राम कराना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन से ज्यादा इसमें रोल निभा जो सकते हैं वो आसपास के आपके एनजीओ हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी पे वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप कहीं ना कहीं ठगों से 2 कदम आगे पुलिस को रहना पड़ेगा, क्योंकि साइबर ठग जिस तरह की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं उससे लोगों का तो नुकसान हो ही रहा है। एआई जो है वो भी कहीं ना कहीं इसमें भूमिका निभा रही है। अंकित जी, एआई का बहुत ज्यादा भूमिका है, क्योंकि डीपफेक का इस्तेमाल करके लगातार जिस तरीके से आवाज को चेंज करके कॉल किए जाते हैं, कभी कभी वीडियो किसी का गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लोग 1 मिनट को या थोड़ी देर तक, या जिनको नॉलेज नहीं है वो पूरी तरीके से इसके झांसे में आ जाते हैं। और एआई का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और मैं तो ये कहूंगा कि डीपफेक के थ्रू जो स्कैम है वो आज के टाइम में सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है और स्कैमर्स के लिए बहुत ही आसानी का सबब बन चुका है कि हाँ, डीपफेक का हम इस्तेमाल करके और बहुत ही आसानी से लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, लोगों को अपने झांसे में ले सकते हैं। और मैं एक आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा लोगों के बीच में
कि लखनऊ का ही एक एनजीओ है, डिजिटल योद्धा करके है, फाउंडेशन है। वो जगह जगह गवर्नमेंट ऑफिस हो, स्कूल हो, अवेयरनेस प्रोग्राम करा रहा है। तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कहीं नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपका कोई नहीं मदद कर रहा है, तो कम से कम आप ऐसे आसपास के एनजीओ से अपने ऑफिस में, अपने गवर्नमेंट ऑफिस में, स्कूल्स में इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाइए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसमें पैसे की ही स्कैम्स हो रही है। कई ऐसे स्टूडेंट्स के भी साथ स्कैम हो रहे हैं जो कि हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, और इसका रिजल्ट निकलता है कि लोग बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्योंकि अगर आप बात करें बड़ों की, तो कहीं ना कहीं वो इस मामलों को तो झेल ले जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट बिल्कुल कहीं ना कहीं स्कूल्स में और देखिए एक पंचायत सुसाइड स्तर पर भी इस तरह के जो जागरूकता कार्यक्रम है उनको चलाने की ज़रूरत है, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें। लेकिन सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति मौजूद है, वहाँ पर भी कैंपेनिंग करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। मैं एक बार लोकेश आपका रुख करना चाहता हूँ। लोकेश, देखिए जिस तरह से कहा गया कि पैसे तो वापस हालांकि हो गए हैं, कई मामलों में ऐसा होता है कि पैसे रिकवर नहीं हो पाते हैं। ये जो पूरा जो गैंग है, कहा जाए कि एक ही तरह से हमने देखा जामताड़ा का एक कनेक्शन जो है वो पहले सामने आता था, इस तरह की ठगी करते थे, लेकिन अब ये एक और स्टेप आगे चला गया है। तो ये जो पूरा गैंग है जो काम कर रहा है, ये अलग अलग गैंग है, इनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं? क्या पुलिस को इसका अभी तक सुराग भी लग पाया है? देखिए शांतनु, ये दरअसल साइबर वर्ल्ड है। इसमें न केवल जामताड़ा बल्कि कहीं भी आप बैठ करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है, लोगों को जागरूक होने की जरूरत ये है कि अगर कोई भी सेंट्रल एजेंसी आपको कॉल करती है तो आप ये मान के रखिए कि सेंट्रल एजेंसी कभी भी कॉल नहीं करती। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो सबसे पहले वो समन भेजते हैं, और समन के बाद ही, कोई लिखित तौर पर चिट्ठी आने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू होती है। तो एक मोडस ऑपरेंडी ये समझने की जरूरत है कि चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो कोई भी सेंट्रल एजेंसी हो, वो कभी भी कॉल करके किसी भी अपने आरोपी से बातचीत नहीं करते। इसके अलावा अब दूसरे स्तर पे आइए तो न केवल जामताड़ा बल्कि मेवात से लेकर के साउथ इंडिया तक, यहाँ तक कि जयपुर और अलग अलग जगहों से, दिल्ली में भी ये गैंग ऑपरेट करते हैं। और इनके पास अपने क्लाइंट का एक एक डेटा होता है, और अगर आप इनसे ऑनलाइन बात करते हुए कहीं कि आप हमें समन भी दीजिए, तो इनके पास सभी डिपार्टमेंट्स के फॉर्मेट भी मौजूद है, जिसमें ये लोग आपको नोटिस भी सर्व करते हुए दिखाई देंगे, आपके पेपर्स की जानकारी लेंगे। बिल्कुल। और ये साइबर ठग देखिए सोशल मीडिया के जरिए ही हर एक जो इनका टारगेट होता है उस पर नजर रखते हैं और पूरा डेटा जो है वो कहीं ना कहीं निकालते हैं। उसके बाद इनका काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है। बहुत शुक्रिया लोकेश आपका, स्वाति आपका भी बहुत शुक्रिया, अंकित जी आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए साइबर ठगों का ये जो मकड़जाल है, इसमें लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा किस तरह से गिरफ्त में आ रहे हैं। ये नया हथकंडा है ठगी का, और लोग जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हुए खबर लखनऊ से है, जहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने